नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार वैष्णव स्वागत करता हूं आपका मेवाड़ डिजिटल में। आज हमारी जो क्लास है एक नया टॉपिक है जिसका नाम है विशेषण। हम सब ने पढ़ा था कि विशेषण भी एक क्या है, विकारी शब्द है। मतलब विकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन होता है, तो विशेषण में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसकी कितने आधार बताए थे मैंने? 5 आधार बताए थे। कौन कौन से बताए थे? लिंग, वचन, काल, कारक और वाच्य। तो इनके आधार पर विशेषण में भी परिवर्तन होता है। अब विशेषण क्या होता है? सबसे पहले बात, विशेषण जब हम पढ़ते हैं तो हमें 3 चीजें आनी चाहिए। पहली बात विशेषण आना चाहिए, दूसरा बात विशेष्य आना चाहिए, तीसरी बात पर विशेषण आना चाहिए। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार से विशेषताएं बताई जाती है। तो सबसे पहले अपने विशेषण की परिभाषा। संज्ञा व सर्वनाम आप सबने पढ़ रखे हैं। संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, तो उनकी विशेषता, गुणों के आधार पर उनके दोष, उनके परिमाण, उनकी संख्या इत्यादि बताने वाले जितने भी शब्द होते हैं वे सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला घोड़ा, मैंने 2 चीज लिखी, काला घोड़ा, तो इसमें काला जो है वो विशेषता बताने का काम कर रही है और घोड़ा जो है यहाँ पर विशेष्य है। जो भी मैंने अंडरलाइन किए उनको भी ध्यान से देखना है। लाल मिर्च, लाल क्या हो गई? विशेषता हो गई। मिर्च क्या हो गई? संज्ञा शब्द हो गया। दयालु, आदमी, आदमी यहां पर संज्ञा शब्द है और दयालु यहां पर विशेषण शब्द है। लालची औरत, सुंदर फूल, इसी प्रकार से सुंदर, लालची, काला, लाल और दयालु ये हमारे विशेषण शब्द है। फिर आता है हमारे विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों की विशेषता बताई। यहां पर किसकी विशेषता बताई? संज्ञा शब्दों की। यहां ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द की विशेषता है। यहां पर ये संज्ञा शब्द है, यहां पर ये संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा के साथ साथ में यहां पर सर्वनाम भी आ सकते हैं। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे ही हम विशेष्य कहते हैं। अर्थात हमारी संज्ञा और सर्वनाम ये दोनों ही हमारे यहाँ विशेषण में विशेष्य के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि हम अलग से टॉपिक पढ़ते हैं तो संज्ञा और सर्वनाम बताते हैं, लेकिन विशेषण में जब भी हमें पूछेंगे कि विशेष्य कौन है तो हमें ध्यान रखना है कि संज्ञा और सर्वनाम ही क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने घोड़ा पढ़ा, मिर्च पढ़ा, आदमी पढ़ा, औरत पढ़ी, फूल पढ़ा इत्यादि, ये सारे के सारे कौन से शब्द हैं? ये विशेष्य शब्द हैं इत्यादि। अब हम चलते हैं आगे। पर विशेषण क्या होता है? तो ध्यान रखना, पर विशेषण किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो विशेषण की भी क्या बताई जाएगी? विशेषता का बोध कराया जाएगा। विशेषण की भी जो विशेषता बताने का काम करते हैं वो पर विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत मोटा आदमी, तो यहां पर ये जो बहुत शब्द लिखा हुआ है ये हमारा क्या है? पर विशेषण है। यहां पर मैंने लिखा अत्यंत, अत्यंत यहां पर क्या है? पर विशेषण है, क्योंकि मोटा क्या है? केवल और केवल विशेषण शब्द है, केवल और केवल विशेषण है और ये हमारा क्या है? विशेष्य। यहां पर हम संज्ञा शब्द नहीं बताएंगे इसको, या सर्वनाम नहीं बताएंगे, यहां पर हम क्या बताएंगे? इसको विशेष्य बताएंगे। अत्यंत दुबला, तो दुबला क्या हो गया? विशेषण हो गया और छात्र क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अब पूछा जाता है भेदों के बारे में। देखो इसमें बहुत सारी किताबों में 5 भेद लिख रखे हैं, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंतर्गत 4 ही भेद दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? 4 भेद होते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण को ही किस नाम से जाना जाता है? संकेतवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान व्यक्तिवाचक विशेषण को भी विशेषण का 5वां भेद मानते हैं, लेकिन आपको 4 ही मानना है, क्योंकि एनसीईआरटी 4 ही मानती है। क्योंकि इसके जितने भी उदाहरण हैं ये सारे उदाहरण गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं, गुणवाचक के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो आपको 4 ध्यान रखना है। किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो आपको बताना है 4 भेद होते हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अगला भेद है गुणवाचक विशेषण का। देखो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? तो जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के रंग के बारे में बात होगी, रूप के बारे में बात होगी, गुण के बारे में बात होगी, दशा के बारे में बात होगी, दिशा, आकार इत्यादि का जहां पर बोध कराया जाएगा जिन शब्दों से, वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? गुणवाचक। जैसे रंगों के नाम ले लेते हैं, रंग के आधार पर काला और नीला, रूप के आधार पर सुंदर और कुरूप, गुण के आधार पर ईमानदार, दशा के आधार पर गरीब, अमीर, दिशा के आधार पर पूर्वी, दक्षिणी और आकार के आधार पर मोटा या
पतला। तो इन आधारों पर हम गुणवाचक विशेषण बताएंगे। वाक्य में भी प्रयोग करते हैं। तो नीला फूल खिल गया, तो फूल यहाँ पर संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता नीला, तो नीले में क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। राजस्थान सुंदर राज्य है, यहाँ पर राज्य है, राज्य की विशेषता बताई जा रही है, सुंदर है, तो सुंदर में गुणवाचक हो जाएगा। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, स्वस्थ क्या हो जाएगा इसमें, गुणवाचक। पूर्वी मकान, लड़की सुंदर है। अब देखो संज्ञा कई किधर भी आ सकती है, आगे विशेषण आएगा या पीछे भी आ सकता है। यहाँ पर पीला आम स्वादिष्ट है, तो पीला विशेषता है और स्वाद भी यहाँ पर विशेषता है। यहाँ रंग के आधार पर है, यहाँ स्वाद के आधार पर है। फिर आगे चलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। देखो मैंने ये संख्यावाचक विशेषण की जो परिभाषा लिखाई है सेम टू सेम परिमाणवाचक की है, और वैसे ही उसके भी दो भेद है, इसके भी दो भेद है। तो ध्यान रखना, संख्यावाचक में हमें ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत केवल गणना का बोध होगा। या तो कुछ चीजें ऐसी होगी जिनको हम गिन सकते हैं और कुछ ऐसी संख्या होगी जिनको हम गिन नहीं सकते, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर गिन सकते हैं। तो देखो, जिन शब्दों विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चितता और अनिश्चितता का बोध कराया जाए, संख्या का बोध कराया जाए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। कहीं कहीं पर यह सीधी परिभाषा भी लिखी जाती है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराया जाए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो मैंने ये चीज ऐड कर दी क्योंकि इनसे हमें पता चल जाएगा कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, दो उपभेद होते हैं। पहला हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जैसे ही निश्चित संख्यावाचक विशेषण की हम परिभाषा लिखेंगे तो यही परिभाषा उतार देंगे, केवल इसमें से अनिश्चित को हटा देंगे और निश्चित को रखेंगे तो निश्चित हो जाएगी। जैसे 5 गायें फिक्स हो गई, कुछ 500 बैल, 10 कमरे, 50 लड़के इत्यादि, ये निश्चित संख्या का बोध कराया जा रहा है। दूसरा हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, वो की वही परिभाषा है कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चितता का बोध कराए या गणना का बोध कराए उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ पेन, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम पेनों को गिन सकते हैं, लेकिन हमें जो यहाँ स्थिति दी गई है वो अनिश्चित है, वो कितने भी हो सकते हैं। ज्यादा लोग आवश्यकता पड़ने पर गिन सकते हैं, जरा सी भीड़, कम लड़कियां, सारे आमों को भी गिन सकते हैं। तो ये सारी की सारी होती है। अब हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं उसके भी कई सारे भेद होते हैं। जैसे पूर्णांक, पूर्ण संख्या के होने का बोध कराया जाएगा, 1 से लेके अनंत तक जितनी भी गिनती है वो सारी की सारी पूर्णांक में आती है। फिर आती है अपूर्ण बोधक, जिसमें अपूर्णता का बोध कराया जाता है, जैसे आधा, सवा, पौन, है ना। कर्मवाचक विशेष निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें क्रम बताया जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक होती है आवर्ती, आवर्ती में दुगुना होता जाता है, दुगुना, चौगुना, 3 गुना, 8 गुना, 10 गुना, ये सारे के सारे आवर्ती बोधक शब्द कहलाते हैं। समूह बोधक, तीनों, चारों, ये सारे के सारे क्या होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद माने जाते हैं। फिर आता है परिमाण बोधक। अब देखो इस परिणाम में हमें ध्यान रखना है, ये बोध कराएंगे नाप का, माप का और तौल का। जितनी भी नाप और तौल वाली वस्तुएं हैं उनकी निश्चित और अनिश्चितता का बोध कराएंगे, वहां पर कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे जिन शब्दों से किसी वस्तु की नाप तौल की निश्चितता या अनिश्चितता का बोध कराए उसे परिमाणवाचक कहते हैं। अब इस आधार पर हमें पता चल जाएगा कि इसके भी कितने भेद होते हैं, 2 उपभेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणबोधक और एक अनिश्चित परिमाणबोधक। जिसमें निश्चित होगा माप कि 2 किलो है, 3 किलो, 8 किलो है, 10 किलो है, 20 किलो है, मतलब संख्या तो इसमें भी आएगी, लेकिन जो पीछे वाली चीज आएगी ना वो नापने तोलने वाली चीज आएगी, गिनने वाली चीज नहीं आएगी। जैसे यहां पर मैंने लिखा 2 मीटर कपड़ा, तो कपड़े को हम गिन नहीं सकते। अगर यही उदाहरण हमें 2 मीटर कपड़े की जगह आ जाए 2 बंडल कपड़ा, 2 बंडल कपड़ा, तो हम बंडलों को गिन सकते हैं। तो यहां पर ये कपड़ा देखकर ये मत सोच लेने का मापने और नापने वाली चीज है, यहां 2 बंडल है तो अलग से बंडलों को हम गिन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी वस्तु है जिसको हम गिन सकते हैं और कौन सी वस्तु है तोल सकते हैं। जैसे मैं कहूं आधा कप पानी, आधा कप पानी,
अब यहाँ आप पानी को गिन नहीं सकते कि कितना पानी है, 1 है 2 है 3 है। आप कपों को गिन सकते हो लेकिन पानी को नहीं। पानी का माप बता सकते हो कि 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 150 ग्राम है। तो इस प्रकार से शब्दों को पढ़ोगे जब आप, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें गिनने वाली चीजें हैं या तोलने वाली चीजें हैं। जैसे आधा किलो हल्दी, हल्दी को गिन सकते हो क्या आप? नहीं गिन सकते। हल्दी के आधे किलो के पैकेट गिन सकते हो, पैकेट लिखे हुए तो पैकेट गिन सकते हो, 5 है 10 है 15 है, लेकिन खुली हल्दी को नहीं गिन सकते। तो ये शब्दों पर आधारित होता है। जैसे 4 लीटर घी, घी को आप तोल सकते हो। 2 किलो चीनी तोल सकते हो। जरा सा नमक, इसको आप तोल सकते हो आवश्यकता पड़ने पर। अधिक तेल आवश्यकता पड़ने पर तोल सकते हो कि 200 किलो है 300 किलो है। ज्यादा मिर्च आप अंदाजा लगा सकते हो, पाव है, किलो है, आधा किलो है, बल्कि गिन नहीं सकते इन चीजों को। तो निश्चित हो जाएगी जहां पर ये लिखी हुई रहेगी 2 4 2, इनको गिन सकते हो, आप तोल सकते हो। और अनिश्चित के अंतर्गत जरा सा नमक, इसमें अनिश्चित है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इनको तोल सकते हो। तो ये परिमाणवाचक विशेषण होता है। अगला आता है अपना लास्ट, सार्वनामिक विशेषण। देखो सार्वनाम जो शब्द है, इसमें देखो ये शब्द जो है ये बना है सर्व, धन, नाम, धन, इक शब्द से सार्वनामिक शब्द बना है। तो आपको पता हो गया एक शब्द लिखा हुआ है इसमें सर्वनाम, ये जो शब्द लिखा हुआ है सर्वनाम, तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि कुछ सर्वनाम इसमें भी शामिल आएंगे। जब विशेषण में सर्वनाम शामिल होते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और इनका रूल होता है कि ये जब भी आते हैं तो संज्ञा से पूर्व आएंगे। कहां से पूर्व आएंगे? संज्ञा से। कि जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पूर्व आ जाता है, जस्ट उससे पहले आएगा, तो वहां पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे वह मेरा भाई है। अब आप कहोगे वह तो हमने निश्चित सर्वनाम में भी पढ़ा था और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी पढ़ा था। तो ध्यान रखना यहां पर संज्ञा शब्द है, वहां पर आप ध्यान से देखना किसी में भी संज्ञा शब्द नहीं है, तुरंत बाद में संज्ञा शब्द नहीं है। और अगर इस प्रकार से दे भी देवे, मान लो यही सवाल दे दिया वह मेरा भाई है और इसमें ऑप्शन दे देगा आपको 4, तो ध्यान रखना या तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम देगा या सार्वनामिक विशेषण देगा, दोनों में से एक देगा। और अगर दोनों ही आ जाए तो फिर आपको देखना है कि पीछे संज्ञा शब्द है, तब संज्ञा शब्द आते ही सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कहलाएगा। ठीक है, कोई छात्र आया है, तो यहां पर देखो कोई शब्द आया है तो कोई के बाद में क्या आ गया? संज्ञा शब्द आ गया। तो इसके दोनों ही संज्ञा शब्द जब आ गए, संज्ञा शब्द से पहले जो भी सर्वनाम शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। फिर आता है सार्वनामिक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, ये भी रीट के अंतर्गत पूछा गया था। रीट जो मेंस हुई थी, उस रीट मेंस के अंतर्गत पूछा गया था कि कौन से विशेषण के मूल विशेषण जो है कौन से विशेषण के भेद के अंतर्गत गिना जाता है? तो ये सार्वनामिक विशेषण के भेद के अंतर्गत जाना जाता है। जैसे मूल तो कौन से होते हैं? जो जैसी स्थिति में आया था वैसा का वैसा सर्वनाम प्रयुक्त में होता है, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जो मूल होते हैं, मूल विशेषण जो होते हैं उनमें कोई ना कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, और जब प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द बना दिया जाता है तो वो कहलाता है यौगिक। आपने यौगिक शब्द और मूल शब्द पढ़े भी थे, तो इस प्रकार से ये होती है। अब अपना एक लास्ट रह गया कि आपने बताया था कि व्यक्तिवाचक विशेषण का भेद होता है। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, इसमें देखो व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि वे संज्ञा शब्द होते हैं जो विशेषण से बनते हैं। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक विशेषण, इसका यह कंसेप्ट है कि कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी और उसमें प्रत्यय लगाया जाएगा और विशेषण शब्द बनाया जाएगा। वो शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से निर्मित विशेषण शब्द जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपने पढ़ा था रंग, तो रंग का बन जाएगा रंगाई। जयपुर, जयपुर का बन जाएगा जयपुरी,
है ना। और विशेषण शब्द जैसे जयपुरी रजाई आ गया, जयपुरी रंगाई आ गया, बीकानेर, बीकानेरी, भुजिया, तो ये भुजियों की विशेषता हो गई। ये जयपुर विशेषण है, बीकानेरी विशेषण है। तो ये हमारा विशेषण का कंप्लीट हो गया। और भी अगर आगे पढ़ना चाहो तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। मूलावस्था,